हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं। उस पर आप जरूर उसको देखना चाहिए आपको, क्योंकि वहां पर मैंने बताया है कि क्यों रिएक्टेंट इंटरेक्ट करके रिएक्शन प्रोडक्ट बनाते हैं, या एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है। देन हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में होमो-लोमो कंसेप्ट कैसे फॉलो होता है। देन हमारे पास एल्कीन और Br2 का इंटरेक्शन कैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का इंटरेक्शन कैसे होता है। देन मैंने स्पेशल एग्जांपल बताया है, जो है अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल CN है, लाइक बाद में मैं फर्दर एग्जांपल तो बताते रहूंगा। वहीं आप कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है, वो मैंने आपको एक जस्ट हिंट के रूप में दिया है कि अगर आप CN माइनस होता है, राइट, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। तो क्यों नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक नहीं करता है, ये मैंने एमओ डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है, उसको जरूर देखिएगा। कि जब आप फर्स्ट बेसिक जो रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर देखेंगे, तो आप आगे जब सेकंड थर्ड वीडियो देखेंगे तो आपको काफी आसान हो जाएगा। इसके बाद मैंने वहां पर डिस्कस किया है होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फ्यूजन क्या होता है, कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, कार्बन आयन कैसे बनेगा। तो ये पूरा आप वहां पर जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सैचुरेटेड कार्बन में, आज हम पार्ट 1 ले रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। SN1 कैसे जाती है, एनर्जी प्रोफाइल कैसा होता है, देन इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होता है, देन इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट कैसे होता है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंट। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको ध्यान से देखना है। लेक्चर के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री क्या होती है, राइट। आगे चलते हैं, आइए। आइए अब हम शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जानने से पहले, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा किस पे, एल्किल हैलाइड पे या एल्कोहल्स पे, राइट। तो वो रिप्लेस कर लेगा किसको, न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर लेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे R3CX हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे कि एक्स पे क्या होगा भाई, डेल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां से न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जैसे कि आपको न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन पता होगा, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल 3 प्रकार से होते हैं। पहला जो है एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, लाइक OH, Cl, F, ये जो भी निगेटिव चार्ज कंटेनिंग जो हमारे पास एटम है, या हमारे पास OH निगेटिव है, ये जो है हमारे पास क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। या जो है जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे वो क्या कहलाएंगे, NH3, H2O, जिसका ऑक्टेट पूरा है, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। देन हमारे पास एक थर्ड प्रकार होता है, वो होता है एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल, जहां पर 2 सेंटर होंगे, लाइक NO2 में ऑक्सीजन से भी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी डोनेट हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब हर हमेशा अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, कोई भी रिएक्शन को शुरू करने से पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मॉलिक्यूल का पोलैरिटी है तो कैसे हमारे पास किस पे निगेटिव आएगा, किस पे पॉजिटिव आएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक्स क्या है, हेलोजन है, तो हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, इसलिए उस पर डेल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक्स निकल जाएगा,
न्यूक्लियोफाइल X को रिप्लेस कर देगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, हमारे पास दो प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, एक विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब है कि पहले केस में अगर X राइट साइड में जुड़ा है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड आ रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे आप, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास होती हैं। अब अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू कब रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का प्रोडक्ट बदल जाता है, ये मैंने पहले भी बताया है, आगे भी हम इसको समझेंगे। अब हम देखते हैं कब हमारे पास बैक साइड अटैक होगा। अगर हमारे पास R = H है, तो हमारे पास जैसे CH3X हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल जो भी आएगा वो कहां से आएगा, बैक साइड अटैक के थ्रू आएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर हमारे पास यहाँ राइट साइड में X है तो न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड में है। इसी प्रकार से अगर आपके पास R = CH3 है, तो तब क्या होगा, तब आपके पास दो पॉसिबिलिटी होगा कि हमारे पास रेसिमाइजेशन होगा। ये कैसे होगा, इसको हम आगे देखते हैं। अगर इसको मैं जनरल रिएक्शन की तरह लिखूं, RL, वेयर L = क्या है भाई, लिविंग ग्रुप है, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNU + L। तो जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, ROH, RNH2, H2O, RO नेगेटिव, ये आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। अब ये जो दो रिएक्शंस होती हैं, इसको मैं केवल यहां पर हिंट दे रहा हूं कि आगे मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हमारे पास बैक साइड अटैक हो रहा है, कब हो रहा है, जब R = H है, तो उसका अगर हम 3D स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसा है, राइट। अगर हम R = H की जगह CH3 लगा दें तो ये कार्बन है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। अब आप इजीली इससे समझ पाओगे कि क्या सेकंड वाले मॉलिक्यूल में बैक साइड अटैक पॉसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, आप देख पा रहे हैं ये पूरे हाइड्रोजन से ब्लॉक्ड है। जब ब्लॉक हो जाएगा तो बैक साइड अटैक हो ही नहीं पाएगा। एक तो ये फंडा है। दूसरा क्या है कि जो है हमारे पास पहले जो है ये वाला बॉन्ड टूटे फिर रिएक्शन जाए, राइट। इसको अभी आज हम देखेंगे। ये वाला जो मैकेनिज्म होता है जब बैक साइड अटैक होता है, उसको हम बोलते हैं SN2। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में बताऊंगा। आज में सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल हमने दिया है, जब R = CH3 होगा या C2H5 होगा या C6H5 होगा, या बल्कि जो भी हमारे पास जो ग्रुप्स होंगे वो लगे होंगे, तो तब क्या होगा, तब हमारे पास बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, ये मैंने आपको 3D स्ट्रक्चर के थ्रू बता दिया है। आइए अब हम देखें SN1 रिएक्शन। कब, जब R = CH3 और अदर बल्कि ग्रुप होंगे, देन रिएक्शन कैसे जाएगी। R3X न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में क्या देगा, हमारे पास दो प्रोडक्ट देगा, इनको हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन, या इसमें रेसिमी मिक्सचर बनता है। 50% चांस न्यूक्लियोफाइल के राइट से आने के हैं, 50% जो है लेफ्ट। अल्दो हर हमेशा ऐसा होता नहीं है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है इस रिएक्शन में आपसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, क्या आता है कि आपको दिया होगा रिएक्शन SN1 SN2 में किस में से हमारे पास रेसिमाइजेशन होता है, तो आप बोलेंगे SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रेसिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, जबकि SN2 में क्या होता है, प्रोडक्ट जो है इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के। मैकेनिज्म अगर हम देखें, ये काफी सिंपल मैकेनिज्म है, आप देख पा रहे हैं। अगर आप हेटेरोलेटिव फिजन जानते हैं, हेटेरोलेटिव फिजन में क्या होता है भाई, जब हमारे पास दो जो एटम है, लाइक यहां पर कार्बन और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो उस केस में हेटेरोलेटिक फिजन होता है। तो वो कैसे होगा, इस तरीके से पहले मैंने बताया, रिएक्शन कभी भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन से पहले ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कहने का मतलब है हाइपोथेटिकली जो हम सोचते हैं कि ऐसा रिएक्शन पॉसिबल है, राइट। तो पॉसिबल कैसा है
कि क्योंकि हमारे पास कार्बन और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए जो है ये बॉन्ड टूटने के लिए तैयार हो चुका है और इस तरीके से हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा। ये जो है स्लो स्टेप होगा और हमारे पास बन जाएगा कार्बोकैटायन प्लस Cl नेगेटिव। अब जब ये कार्बोकैटायन बन गया तो इसका स्ट्रक्चर हमको जानना चाहिए। कार्बोकैटायन का जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, शेप होता है प्लेनर, राइट। प्लेनर स्ट्रक्चर जब भी बन जाता है तो प्लेनर स्ट्रक्चर में कार्बन प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया है तो आप अगर आप ऐसे समझें, हम इसमें तो ऐसे जब मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री बताऊंगा वहां पर आपको और डिटेल में बताऊंगा, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है भाई। अब यहाँ पर दो टाइप से आपके पास रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, आइदर नीचे से अटैक करें या ऊपर से अटैक करें न्यूक्लियोफाइल। तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास 50% चांस है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है नीचे से अटैक करे, 50% चांस ऊपर से, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर बन चुका है। तो इसी के थ्रू हमारे पास दो ए पाथ देन बी पाथ और हमारे पास बन जाएगा फास्ट स्टेप होगा ये ट्रांजिशन स्टेप फिर भी बनेगी, क्योंकि रिएक्शन से पहले हम हाइपोथेटिकली ऐसा सोचेंगे ऐसा होता है करके, राइट। तो ऐसा जो है होगा, देन हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये फास्ट रिएक्शन होगा। 50% चांस राइट साइड यहाँ प्लेन इसमें दिखाने के लिए 50% चांस राइट से OH के आने के, 50 लेफ्ट से, तो हमारे पास यहाँ पर होगा रेसिमाइजेशन। अब क्यों इस रिएक्शन को हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्यों कहते हैं? आप देख पा रहे हैं कि जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसको कैसे समझोगे? अगर हमारे पास स्लो स्टेप हुआ ही नहीं, राइट, अगर पहला रिएक्शन होता ही नहीं तो रिएक्शन होता क्या? नहीं होता, राइट। इसीलिए जो स्लो स्टेप है वो जितना स्लो होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही डिले होगा, अगर जल्दी होगा तो जल्दी हो जाएगा रिएक्शन। तो यहां पर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? R3CCl के। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है वो स्टैटिक रिएक्टेंट R3CCl पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे SN1। आइए अब हम देखते हैं, जैसे हमने अभी बताया कि कार्बोकैटायन बनता है, राइट। अब ये कार्बोकैटायन बनता है करके आपने देखा होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये ऐसे होता कैसे है। एक्चुअली होता क्या है, जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पहले जो है रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद जो रिएक्शन के बीच में जो हमारे पास पॉसिबल इंटरमीडिएट्स हैं या हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है उनको चेक करते हैं विथ एनालिटिकल टूल्स से, राइट। फॉर एग्जांपल जब मैं अपना PDF कर रहा था तो वहां पर हमने एक रिएक्शन मैकेनिज्म डेवलप किया था। हमने जो कैटलिस्ट लिया था वो लिया था कोबाल्ट जो है इंट्रेंच्ड एनेसोडोप्ड कार्बन। तो उसके कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमने जो रिएक्शन किया था वो किया था बेंजाइल अल्कोहल का रिएक्शन मिथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जो है ऑक्सीजन। तो हुआ क्या था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बना था। तो फ्री रेडिकल हमने ESR के थ्रू ट्रैप किया था। तो उसके बेस पे हमने क्या किया, मैकेनिज्म को क्या किया, एक्सप्लेन किया। और वो अच्छा आर्टिकल ग्रीन केमिस्ट्री आर्टिकल है, सिनफैक्ट में हाईलाइटेड भी है, वो आप गूगल में जाके देख सकते हैं। यहां पर ये रिएक्शन जब भी साइंटिस्ट ने पहले की होगी तो उसके लिए उनने क्या किया, कार्बोकैटायन को ट्रैप किया। वो कैसे किया ये मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप R3CCl की रिएक्शन SbF5 के साथ कराते हैं तो हमारे पास बनता है R3C प्लस SbF6 नेगेटिव। इस कार्बोकैटायन का आपने NMR किया, राइट। तो NMR किया तो हमारे पास उसके रेस्पेक्ट में किसके रेस्पेक्ट में जो इनिशियल आपके पास R3Cl था और शिफ्टिंग कितना शिफ्टिंग हुआ तो उसके रेस्पेक्ट में क्या किया कि कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर को पता किया, राइट। अब जब कार्बोकैटायन बन गया तो कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये जानने के लिए भी साइंटिस्ट ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि कार्बोकैटायन जो है प्लेनर स्ट्रक्चर ही क्यों होगा।
अगर प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब हम बोल सकते थे कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो, टेट्राहेड्रल शेप हो, उसको भी जानने के लिए दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या किया कि अगर हम कार्बोकेटाइन R3Cl प्लस हैं तो इसका प्लेनर स्ट्रक्चर ही होता है। इसके लिए हम आगे देखते हैं कि अगर हम ये जो है हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसके साथ, KOH के साथ, तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्लेनर स्ट्रक्चर ब्रिज्ड हेड जो कार्बोकेटाइन है वो बन नहीं पाता है, इसमें प्लेनरिटी आ ही नहीं पाती है, तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है। तो इससे प्रूफ होता है कि जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है उसका स्ट्रक्चर जो है प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और SN1 रिएक्शन में जो ये है, ये पहले हम बता चुके हैं कि SbF5 के साथ जब आपने R3CCl की रिएक्शन कराई तो कार्बोकेटाइन को ट्रैप किया, तो यहां से हमको पता चला कि इस रिएक्शन में क्या है, कार्बोकेटाइन बनता है। अब हम आगे देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। अब हम देखेंगे, हमने रिएक्शन जो मैकेनिज्म में देखा उसमें रिएक्टेंट कैसे ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, देन इंटरमीडिएट बना रहा है, उसको हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कौन सा जो अलग अलग जो हमारे पास इंटरमीडिएट है, रिएक्टेंट है, उनका जो एनर्जी होगा वो कैसे होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है। देन हमारे पास ये एनर्जी है। तो अगर हम रिएक्टेंट की एनर्जी की बात करें तो वो यहाँ पर रहेगी। तो रिएक्शन जैसे ही होने वाला होगा उस समय क्या होगा भाई, जो है हीट के थ्रू जो रिएक्टेंट है वो क्या कर लेंगे, एनर्जी को लेंगे और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है भाई, हम हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, राइट। ट्रांजिशन स्टेट जो है हाइपोथेटिकल होती है, राइट। तो क्या होगा, इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कहने का मतलब Cl का बॉन्ड जो है RCl बॉन्ड टूट रहा होगा। अभी हमने मैकेनिज्म में यही देखा था। अब क्या होगा, जब रेस फिर हाइड्रोलिटिक फ्यूजन होगा तो टूट गया होगा। तो जब बॉन्ड CCl बॉन्ड टूट गया होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन का एनर्जी जो है कहां पे रहेगा, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के बीच में रहेगा। तो इसको आप यहाँ पर करेक्ट और क्लियर मैकेनिज्म बनाने के लिए इसको क्या लिखिएगा, जो है फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट TS, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, राइट। रिएक्टेंट के जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट होगी ये किसके साथ मैच करेगी, रिएक्टेंट के साथ। सेकंड ट्रांजिशन स्टेट जो अभी आएगी वो किसके साथ मैच करेगी, प्रोडक्ट के साथ, राइट। ये ध्यान में, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है SN1 रिएक्शन में वो किससे रिजेंबल करती है, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट के साथ। वो क्यों, अभी मैं बताता हूं। तो इंटरमीडिएट बन गया। अब इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बोलोगे इंटरमीडिएट जो है रियल स्ट्रक्चर होता है और उसको आप आइसोलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, राइट। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो हाइपोथेटिकल होती है, उसको आप आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, वो इमेजिनरी होती है। तो जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बना, आपको पता है कि जब कार्बन पे 3 R जुड़े हैं तो एक प्लस चार्ज है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, उसका pz ऑर्बिटल खाली होगा, वो मैंने इसे दिखाया है। इसके बाद अब जब OH नेगेटिव इंटरेक्ट करेगा कार्बोकेटाइन के साथ तो दो पॉसिबिलिटी हैं कि आइदर हमारे पास फ्री हो गया है यहाँ पर कार्बोकेटाइन, इसका जो है सरफेस, जैसे मैंने बोला कि ऊपर से और नीचे दोनों ओर से अटैक कर सकता है, तो या यहां से अटैक करें या नीचे से अटैक करें। तो दो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बन पा रही हैं। इस तरीके से OH इंटरेक्ट कर रहा होगा, यहां ऊपर से इंटरेक्ट कर रहा होगा, राइट। हम ऐसा सोच रहे हैं। देन प्रोडक्ट इसी के थ्रू, दो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बन जाएगा। इसके थ्रू एक प्रोडक्ट, इसके थ्रू एक प्रोडक्ट, दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा, तो हमारे पास बनेगा इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो हर हमेशा इस केस में क्या होगा, रिएक्टेंट से कम होगी। होप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी आपके समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफी आपके समझने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। आगे पूरी रिएक्शन है इसमें, राइट।
अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप ऑन SN1 रिएक्शन। जैसा कि हमने देखा SN1 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, R3CCl के कंसंट्रेशन के। ऐसा क्यों होता है, आपको पता है पहला जो स्टेप है वो हेटेरोडेटिक फिजन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पर 4 जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। आप वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है कौन सा जो रिएक्टेंट है वो जल्दी रिएक्शन देगा SN1 के लिए। मैं वेट कर रहा हूं और आपके आंसरों का कौन कितना समझ पाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ये देखता हूं। तो अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं। जो हमारे पास, क्योंकि आई जो है ये वाला जो थर्ड फोर्थ कंपाउंड है R3CI, ये जो कंपाउंड है ये जल्दी रिएक्शन करेगा। क्यों रिएक्शन जल्दी करेगा, क्योंकि हमारे पास आई जो है अच्छा लीविंग ग्रुप माना जाता है। इसका आंसर ऐसे समझिए कि अगर फ्लोरीन का केस देखें तो फ्लोरीन का जो वैलेंस शेल होगा वो क्या होगा, जो न्यूक्लियस के पास होगा, राइट। आई का जो वैलेंस शेल होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, राइट, क्योंकि इसका साइज जो है बड़ा होता है। तो अगर कार्बन से बॉन्ड बना रहा होगा तो ये छोटा बॉन्ड, ये वाला बड़ा बॉन्ड, किस बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ पाएंगे भाई, ऑब्वियसली है CI बॉन्ड को। तो यहां पर जो आंसर होगा आपका सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो होगा R3CI, देन R3CBr, सबसे कम होगा R3CF। अदर जो हमारे पास लिविंग ग्रुप के एग्जाम्पल हैं, ये हैं, एक एग्जाम्पल है ट्राइफ्लोरो मीथेन सल्फोनेट, और यहाँ पर ये है आपका पैराक्लोरो फेनिल सल्फोनेट, लाइट। इनको आप ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। OTF भी इसको लिखे रहते हैं, ये सेकंड एग्जाम्पल को। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विथ HBr, ये भी SN1 रिएक्शन भी देता है, SN2 भी। जब आपकी रिएक्शन किसकी, जो है ROH की रिएक्शन HBr के साथ होती है। तो देखते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है, OH बॉन्ड टूट रहा है और Br जुड़ रहा है, इसीलिए इसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलोगे, राइट। तो इसमें कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, वैसे मैं इसका डिटेल जब अल्कोहल की रिएक्शन बताऊंगा वहां पर भी बताऊंगा। यहां पर आप मेरे को इसका आंसर फिर से बताइएगा। आप इसके लिए भी वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ये वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा या ये वाला या ये वाला या ये वाला, जल्दी बताइए। इसका जो आंसर है फर्स्ट वाला, जो ये वाला जो रिएक्टेंट है ये सबसे जल्दी, कहने का मतलब है टर्शियरी जो अल्कोहल है वो सबसे जल्दी OH को बॉन्ड तोड़ता है। इसका आंसर कैसे आप समझते हैं, क्योंकि जो इसके थ्रू जो कार्बोकेटाइन बनेगा भाई वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, देन सेकंड केस में 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। तो क्या होगा, 3 डिग्री जो है सबसे ज्यादा होता है। कहने का मतलब है जो टर्सरी कार्बोकेटाइन है वो क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसको जानने के लिए आप जो है हाइपर कंजुगेशन जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू भी इसको समझाते हैं कि जिसके लिए सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। टर्सरी कार्बोकेटाइन के लिए हमारे पास 9 स्ट्रक्चर बनते हैं, देन इसी प्रकार से 7, देन 4, देन 0। तो इसका आप डिटेल, हमारे पास एक लेक्चर मैंने बताया है डिलोकलाइजेशन एंड जो है डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होता है, वहां पर जाइए। मैंने वहां पर कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल और एनायन की स्टेबिलिटी की बात करी है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, रोल ऑफ सॉल्वेंट। रोल ऑफ सॉल्वेंट जानने के लिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, जब पहला स्टेप हो रहा है, कहने का मतलब है CCl बॉन्ड टूट रहा है, राइट। तो
उसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं RCl, तो कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे डेल नेगेटिव चार्ज है। अगर आपके पास जो सॉल्वेंट है वो प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो वो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। कैसे करेगा, जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया, तो वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या होता है, डेल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के पास डेल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है Cl के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ऑक्सीजन किसके साथ, कार्बन के साथ। तो इसको जो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव चार्ज है, उसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है, प्रोटिक सॉल्वेंट। तो क्या करेगा, ये इसको तोड़ने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो इसलिए इस तरीके से इंटरेक्शन आप देख पा रहे हैं। इसलिए जो SN1 रिएक्शन होगी वो प्रोटिक सॉल्वेंट में, प्रोटिक सॉल्वेंट जो है पोलर, राइट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, तेजी से होगा। इसका रीजन मैंने आपको ये बता दिया है। देन आगे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि आपको पता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है भाई, एल्किल हैलाइड का जो फर्स्ट जो हमारे पास स्लो स्टेप है वो क्या है, हेटेरोलिटिक फिजन है। तो उस जब तक हमारे पास क्या है, बॉन्ड टूटेगा नहीं, CCl बॉन्ड, तब तक न्यूक्लियोफाइल है भी तो वो रिएक्शन करेगा नहीं। इसलिए जो हमारे पास इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे, तो SN1 रिएक्शन में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है सेकेंड स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। आइए अब हम देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, तो हमने एग्जांपल लिया है CH2, मतलब CH2 CH3 C2H5 CCl। ये जो इधर पे आप देख पा रहे हैं कार्बन है, वो क्या है, कायरल कार्बन है, क्योंकि इसकी चार की चार वैलेंसियां अलग अलग हैं। तो कैसे मैकेनिज्म जाएगी ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इसको अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, तो p ऑर्बिटल इस तरीके से जो है हमारे पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। OH नेगेटिव यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है, राइट। अगर OH नेगेटिव राइट साइड से अटैक करेगा तो इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, लेफ्ट साइड से अटैक करेगा तो इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो हमारे पास पहले केस में ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, OH C2H5 CH3 CH2D नीचे, C2H5 ऊपर, CH3 इधर। देन सेकेंड केस में OH नेगेटिव यहां से अटैक करेगा, C2H5 ऊपर, CH2D नीचे, CH3 इधर, OH इधर, राइट। तो इसका ही स्ट्रक्चर आप इक्विवेलेंट अगर इसको ट्राई करना है, आप एग्जाम में करेंगे तो ध्यान देना कि इसका जो रिएक्शन प्रोडक्ट होगा, एक के लिए R आएगा तो एक के लिए S आएगा, रेसिमी मिक्सचर बनेगा। कहने का मतलब है मिक्सचर ऑफ D एंड L, या R और S का मिक्सचर बनेगा, राइट। तो आप यहाँ पर RS नोमेनक्लेचर जानते होंगे, तो इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, इसके लिए सेकंड, इसके लिए थर्ड, इसके लिए CH3 के लिए फोर्थ प्रायोरिटी। तो हमारे पास 1 2 2 जा रहे हैं, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल है, शॉर्टकट रूल्स है ये। वैसे तो हम एक्सचेंज करके इसको नोमेनक्लेचर करते हैं, पहले CH3 को वर्टिकली लाते हैं, देन नोमेनक्लेचर। शॉर्टकट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे जो भी आ रहा होता है, जैसे S आ रहा है तो उसको हम R बोल देते हैं। तो ये क्या है, R है। यहां पर सीधा का सीधा फोर्थ प्रायोरिटी, अब यहां पर देखिए आप 1, देन ये हो गया 2, ये 3, ये 4। 1 to 2 जाने पर आप देख पा रहे हैं 1 to 2 जाने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, उसका उल्टा S, राइट। तो कैसे हमारे पास, अगर हमारे पास कायरल जो है एल्किल हैलाइड है, तो रेसिमी मिक्सचर कैसे बनेगा ये आप समझिए। अब कंप्लीट रेसिमाइजेशन कब होगा, वो ये वाला एग्जांपल है। इसमें कंप्लीट रेसिमाइजेशन होता है, 50% S बनेगा तो 50% R बनेगा, या 50% जो है आपका DL मिक्सचर बनेगा, राइट, रेसिमी मिक्सचर। देन अब ऐसा नहीं होगा, उसके लिए एक थ्योरी आया कि कब जो है रेसिमाइजेशन नहीं होगा, कब केवल इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनेगा,
लाइक SN2 रिएक्शन की तरह, वो कब होगा? जब टाइट आयन पेयर बनेगा। तो इसका मैकेनिज्म को आप जान लीजिए। ये एग्जांपल है हमारे पास एल्किल हैलाइड का। इस केस में अगर आप CH3OH के साथ इस कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में जो Br निगेटिव है ये इसको छोड़ के इजीली जाता ही नहीं है, जाएगा नहीं। तो यहां से तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं पाएगा। तो टाइट आयन पेयर बोलते हैं इसको, राइट। तो इस केस में केवल होगा SN1, राइट, है ये SN1 ही, लेकिन टाइट आयन पेयर बनने के कारण Br जो है टूटा, तो बॉन्ड टूटा है लेकिन उसके बगल में ही है, राइट, दूर नहीं जाएगा। तो उस केस में OH आयन यहां से ऑक्सीजन जो मिथेनॉल है अटैक करेगा, बैक साइड अटैक, देन H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव को निकाल दोगे तो OH बन जाएगा। इसमें इन्वर्जन जो है होगा SN1, लेकिन टाइट आयन पेयर होने के कारण इस वाले एग्जांपल में इन्वर्जन भी हो जाएगा। 100% यही प्रोडक्ट बनेगा। देन हमारे पास एक नेक्स्ट जो है इसमें SN1 का जो टॉपिक रहा है वो है रिएक्शन विथ रीअरेंजमेंट। अब क्या होगा, SN1 रिएक्शन में ही अगर आपके पास रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि SN1 रिएक्शन किस तरीके से जाएगी। पहले जो है Br यहाँ पर इसका मैकेनिज्म में जब आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन बताऊंगा तब डिटेल में इसको हम समझेंगे। तो इसको यहाँ पर वैसे देख लीजिए, CH2 Br CH2 प्लस बना, राइट। ये जो है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, तो इसमें क्या होगा, R जो है मिथाइल शिफ्ट होगा, 1 to R शिफ्ट इसको आप बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर पर, इस पॉजिटिव चार्ज में फिर OH निगेटिव जुड़ जाएगा, और ये जो R है यहाँ, तो एक तो ये रीअरेंज प्रोडक्ट है भाई, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है। होप SN1 रिएक्शन पूरी तरीके से समझ में आई होगी, और कैसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है, कैसे रिएक्टेंट जो है इंटरेक्ट करता है, कैसे सॉल्वेंट का इफेक्ट है, पूरा डिटेल मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा SN2 पढ़ेंगे, देन SNI मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर तीनों का मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा। उसके बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे जो SN1 SN2 SNI से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, see you, take care.